चल रही है उसको हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नो फ्रेंड्स, हम लोग अगर हमारे आज के सेशन की तरफ में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के सेशन के अंदर में हम लोग काफी सारे जो है इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को कंटिन्यूअसली देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो है 8 तारीख की टेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप सभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो जल्दी जल्दी से एक बार बता देंगे सब कुछ बराबर से है या नहीं आप लोगों के लिए। ठीक है, आवाज बराबर से आ रही है या नहीं। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स हम लोग मैं यहाँ पर मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने सेशन को पहले ही लाइक कर दिया था, सेशन स्टार्ट होने के पहले ही, ताकि जो है फ्रेंड्स चाहे कुछ भी हो, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, हम लोग पूरी एनर्जी के साथ में आप लोगों के लिए लगे रहे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। ये क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स आप लोगों का कि सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोडक्शन करने वाली कंट्री कौन सी है। ठीक है, इंडिया, ब्राजील, यूएसए, कनाडा। ठीक है, बता दीजिए जल्दी जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं गन्ने का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो गन्ने का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश जो है फ्रेंड्स ये है ब्राजील। ठीक है, कितना परसेंट लोगों ने आंसर किया है? केवल 39%, 39% लोगों ने सही आंसर किया है। ठीक है, तो आंसर इसका ब्राजील होने वाला है। इंडिया जो है फ्रेंड्स ये सेकंड नंबर पे आता है गन्ने के प्रोडक्शन के मामले में। तो प्लीज इसको याद रखिएगा। आप लोगों को मैं एक स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो शुगर केन प्रोड्यूसिंग के मामले में, ठीक है, सबसे आगे कौन है? शुगर केन प्रोडक्शन के मामले में सबसे आगे ब्राजील है, इंडिया सेकंड नंबर के ऊपर में आता है। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, कि सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है। अगर सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछ लिया जाए तो बीच में महाराष्ट्र हुआ था, फिर से वापस से उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप बन गया है शुगर केन प्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोडक्शन जो है वापस से, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में होने लगा है एज पर द लेटेस्ट डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ने में मदद करेगा। बताइए यहाँ पर में कि किसी राज्य में विधान परिषद, बहुत ही प्यार से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। मतलब किसी एक राज्य के अंदर में आप विधानसभा के साथ साथ में, विधानसभा तो होती है, साथ में विधान परिषद भी आप लोग डाल सकते हो। जैसे हमारे संसद के अंदर में लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, ठीक है, लेकिन हर राज्य में केवल विधानसभा होती है, विधान परिषद ऑप्शनल है। जैसे बिहार के अंदर में मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, राज्य के अंदर में विधानसभा तो सभी के पास में है, ठीक है, विधानसभा सबके पास में है, लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों के पास में है। और कौन कौन से 6 राज्य है ये जिनको द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। पहले जम्मू कश्मीर भी होता था, अब जम्मू कश्मीर इसमें नहीं है। ठीक है, तो 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास में विधान परिषद है, विधान परिषद। ओके, विधान परिषद के बारे में बात की गई है मतलब आर्टिकल नंबर 171 में कि विधान परिषद का कंपोजिशन कैसा होगा, कौन कौन उसके मेंबर हो सकते हैं, उसकी योग्यता क्या है, वगैरह वगैरह। 170 में विधानसभा के बारे में बताया गया है। और गवर्नर भी विधान मंडल जो है, राज्य की विधानमंडल, उसका सदस्य होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स राज्य की विधानमंडल 3 पार्ट से मिलकर बन सकती है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अगर विधान परिषद है वहां, तो विधान परिषद कौन कौन से 6 राज्यों में, जल्दी बताइए। अगर मान लीजिए कि कल जाके जो है हम लोगों का बिहार के अंदर में एक डिसीजन बनता है कि यूपी, बिहार के अंदर में विधान परिषद को खत्म करना है, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत लिया जाएगा डिसीजन। अब यहां पर मैं आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जब बात आती है यहां पर में विधान परिषद बनाने की और हटाने की, तो वो शक्तियां किसको दी गई है? वो शक्तियां दी गई है आपके संसद को। ठीक है, और वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 169 के तहत। आर्टिकल नंबर 169 के तहत संसद के पास में ये जो है शक्तियां है, संसद जो है वो पावरफुल है कि वो किसी भी राज्य में विधान परिषद बना सकती है या हटा सकती है। ठीक है, कोई है यहाँ पर में जो बिहार के बाहर या उत्तर प्रदेश के बाहर का हो और लेक्चर देख रहा हो? हाथ ऊपर करके बता दीजिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके कोई फॉर एग्जांपल कोई झारखंड से देख रहा है लेक्चर, ठीक है, वो पढ़ाई कर रहा है झारखंड की, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि झारखंड में उनके पास में विधान परिषद बनाई जाए, तो वो जो है केंद्र सरकार को क्या करेंगे, वो केंद्र सरकार को भेजेंगे अपना प्रस्ताव संसद के अंदर में, फिर वो केंद्र सरकार प्रस्ताव लेकर आएंगी कि विधान
परिषद बना दी जाए झारखंड के अंदर में, क्योंकि झारखंड के अंदर में आपको पता है विधानसभा तो है ही, विधान परिषद भी बना दी जाए, तो संसद ये डिसाइड करेंगी एज पर आर्टिकल नंबर 169। तो आर्टिकल नंबर 169 के तहत, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 171 और 169 में फर्क क्या है, ध्यान से समझो आप लोग, मुझे पता है, ठीक है, मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस से आपको एक चीज बता सकता हूं कि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 171 के अंदर 169 में ये बोला गया है, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 169 के अंदर है 169 में, कि संसद के पास में ये अधिकार होगा कि किसी राज्य में विधान परिषद बनाना है, या अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसको खत्म करना है, ठीक है, ये संसद के पास में पावर होगा आर्टिकल नंबर 169 के तहत। और आर्टिकल नंबर 171 ये कहता है कि अगर किसी राज्य के पास में विधान परिषद है तो उस राज्य के अंदर में विधान परिषद में जो है कितनी सीट हो सकती है, ठीक है, जैसे मिनिमम 40 होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है वो 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती विधानसभा के, फॉर एग्जांपल इस तरीके की कुछ चीजें आप लोगों की दी गई है, क्या योग्यता होंगी वगैरह वगैरह, वो 171 में दिया गया है। लेकिन विधान परिषद बनाना और हटाने का प्रावधान आर्टिकल नंबर 169 में। क्लियर हो गया, ये बता दीजिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से प्लीज, ये क्लियर हो गया, चलो गुड। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके ऊपर में अब मैं आप लोगों को अच्छे से बार बार क्वेश्चन भी पूछता रहूंगा, ठीक है। राज्य की विधान मंडल का जो भी सारी जानकारी है वो आपके पार्ट नंबर 6 के अंदर में दी गई है संविधान के, ओके। नाउ अब देखिए हमारा आर्टिकल नंबर 368 क्या कहता है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बनाना भी और हटाना भी, ठीक है, ये दोनों 169 के अंदर में दिए गए हैं। निधि शर्मा भी ठीक है, थैंक यू वेरी मच शबनम मिश्रा जी, सो स्वीट ऑफ यू, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 368 की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो हमारे भारत के संविधान के अंदर में 3 प्रकार के जो है इमरजेंसी दी गई है, ठीक है। वो 3 प्रकार की इमरजेंसी जो है उन्हीं के बारे में यहाँ पर मैं बात हुई है, मैं आपको तीनों प्रकार की इमरजेंसी बता देता हूँ। आर्टिकल नंबर, ठीक है, आपका 352 आर्टिकल 368 के अंदर में आपका अमेंडमेंट के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन अगर आपातकाल की बात निकली तो वो बता देता हूँ। आर्टिकल नंबर 352 के अंदर में आप लोगों का दिया गया है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 356 के अंदर में दिया गया है आपका प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल जिसको आप राष्ट्रपति शासन कहते हैं, ठीक है। बताइए राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है बिहार के अंदर में, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, शासन, तो कितने बार लगा है राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल नंबर 360 के अंदर में दिया गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब होता है वित्तीय आपातकाल। बताइए देश में कितने बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है कि भाई देश के पास पैसा ही नहीं बचा, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 368 जो है जिसका क्वेश्चन में पूछा गया है वो बोलता है आपसे कि हमारे भारत के संविधान के अंदर में जो संशोधन है उसकी प्रक्रिया क्या होंगी, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, जो संविधान में संशोधन होते हैं ना, चेंजेस होते हैं संविधान के अंदर में, हम कुछ जोड़ते घटाते हैं, उसके बारे में जानकारी। तो आप लोगों का पावर ऑफ पार्लियामेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान के अंदर में संशोधन करने की संसद की जो शक्ति है वो आर्टिकल नंबर 368 में दी गई है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये जो कंसेप्ट है आपका आर्टिकल नंबर 368 वाला कि जिसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जो है फ्रेंड टीआरई 4.0 की बैच के अंदर में पूरा जो अलग अलग जगह से हमने जो प्रावधान लिए उसके अंदर में मैंने आपको करवाया हुआ है। तो साउथ अफ्रीका से ये प्रावधान हमने लिया है, ये याद रख लीजिएगा प्लीज। मैं आपसे लास्ट में जो है वो पूछ लूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग अलग जो प्रकार के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हैं और इसके ऊपर में बेस्ड भी मैंने क्वेश्चन रखा है आप लोगों के लिए, तो रेडी रहिए आप सभी लोग, ठीक है। केवल 8 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स 1150 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, 824 आप लोगों ने लाइक कर दिए, जल्दी जल्दी से लाइक भी करते रहेंगे सेशन को ताकि हम लोग जो है फ्रेंड्स इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब ये भारतीय प्रायद्वीप क्या है ये भी समझने वाली बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेनिनसुला, ये देखिए फ्रेंड्स आप लोगों का ये हमारा भारत है, ठीक है। तो ये भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप का मतलब या पेनिनसुला का मतलब होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई भूमि हो उसको कहते हैं पेनिनसुला, ठीक है। तो ये पेनिनसुला भारत का जो नीचे वाला हिस्सा, दक्षिण वाला हिस्सा है। तो दक्षिण भारत की या भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है फ्रेंड्स आप लोगों की अन्नाईमुड़ी, ठीक है, जो कि केरला राज्य के अंदर में, कहां पर में है, केरला के अंदर में है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बनेगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी, ठीक है, जो कि दक्षिण भारत के अंदर में सबसे ऊंची चोटी है,
केरला के अंदर में मौजूद है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम करके, ये आप देखिए ये मैप है, ठीक है, पूरा अच्छा सा, ठीक है। यहाँ पर मैं डोडा बेट्टा और ये अनाईमुड़ी आप लोगों को दिख रहा है, केरल के अंदर में है। 2695 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, 2695 मीटर इसकी हाइट है। ओके, चलिए, तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, या फिर आप लोगों से पूछ सकते हैं भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, किसी भी प्रकार से, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पर में एक बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सीडीएस के अंदर में आया था, ये आपका 10 अप्रैल 2022 को क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कौन से वाले राज्य के अंदर में है, उसके एरिया का, ठीक है, परसेंटेज के अनुसार, हाईएस्ट परसेंटेज। देखो दो होता है, एक तो होता है परसेंटेज के अनुसार, मतलब कोई राज्य है उसका ज्यादातर हिस्सा जंगल से घिरा हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं परसेंटेज, उस राज्य के एरिया के परसेंटेज में सबसे ज्यादा कौन सा है। और एक होता है एरिया के अनुसार कि सबसे ज्यादा जंगल कौन से राज्य में है। दोनों क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जंगल कौन से राज्य के अंदर में है, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, तो सबसे ज्यादा जंगल अगर एरिया के हिसाब से पूछा जाए फ्रेंड्स आप लोगों का, तो सबसे ज्यादा जंगल आप लोगों को मिलेंगे मध्य प्रदेश के अंदर में, ठीक है, क्षेत्रफल या एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश में, ठीक है, एरिया के हिसाब से। बट यहाँ परसेंटेज के हिसाब से पूछा है कि उस राज्य का पूरा एरिया जो है, उस राज्य का एरिया, उसमें सबसे ज्यादा उस राज्य के एरिया का प्रतिशत। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर में आपका जो मिजोरम है, ठीक है, उसमें उसमें 84.53, 84.53%, ठीक है, 84.53% उस राज्य का एरिया जंगलों से घिरा हुआ है, ठीक है, मिजोरम के अंदर में। तो आंसर यहां पर में आपका मिजोरम हो जाएगा कि सबसे ज्यादा जंगल प्रतिशत के अनुसार कहां पर में है। ओके, प्रतिशत के अनुसार। तो प्लीज ये दोनों पॉइंट याद रखिए आप लोग। ओके, ये दोनों याद रखना है आप लोगों ने। मिजोरम में, ठीक है, आप लोगों का 84.53% प्रतिशत के अनुसार है, और एरिया, ठीक है, एरिया के अनुसार सबसे ज्यादा जंगल कहां पर में है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में। दो चीजें, क्षेत्रफल पूछे तो मध्य प्रदेश, परसेंटेज पूछे तो आप लोगों का हो जाएगा यहां पर में मिजोरम, ठीक है। ये दो चीजें याद रखनी है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है, ठीक है। आईएसएफआर की जो रिपोर्ट है 2021 की, जो अभी आप लोगों के पास में लेटेस्ट जो भी रिपोर्ट अवेलेबल है उसके अनुसार, ठीक है, तो आईएसएफआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे जो है ज्यादा जंगल क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में, प्रतिशत के अनुसार मिजोरम के अंदर में। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, इसीलिए आप लोगों के लिए ले लिया है। 931 लाइक हो चुके हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ये एक क्वेश्चन है, आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। निम्नलिखित में से किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना है? भाखड़ा नांगल बांध। अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन के बाद में आप लोगों को जो है एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आप लोगों को देने वाला हूं, जिससे आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है फ्रेंड्स आपका क्या झीलम में बना है, चेनाब पे, सिंधु नदी पे, या सतलज नदी के ऊपर में? तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सतलज नदी के ऊपर में बना हुआ है भाखड़ा नांगल बांध। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और ये किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को मोटिवेटेड फील कर सके यहाँ पर में। ओके, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। तो आप लोग देखिए यहाँ पर में आप लोगों को हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर में, और हिमाचल प्रदेश वाले साइड के अंदर में भाखड़ा नांगल डैम आप लोगों को दिखाई देगा, भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो है फ्रेंड टेहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम है, ठीक है, ये उत्तराखंड के अंदर में है। सलाल डैम जो है ये चेनाब नदी के ऊपर में आप लोगों का, और ये जम्मू कश्मीर के अंदर में है, ठीक है। राणा प्रताप सागर डैम जो है चंबल नदी के ऊपर में है, राजस्थान के अंदर में, ठीक है। तो ये कुछ डैम्स थे। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा मैं। मुझे लगता है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करने के अंदर में भी आप सक्षम हो गए होंगे। प्लीज इसको देखिए यहाँ पर में, ये क्वेश्चन सर यूपी टेट में भी पूछा है। चलिए, प्रियंका विनोद जी जो है उन्होंने बोल दिया है कि ये क्वेश्चन यूपी टेट के अंदर में भी पूछा है, तो और अच्छी बात है, आपके साथी आपको मोटिवेशन दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज है ये। तो आप लोग एग्जाम के अनुसार पूरा पढ़ रहे हो आप लोग हर तरीके से। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपका जो 8 तारीख वाली टेस्ट है उसके ऊपर में एक अपडेट है, वो मैं आप लोगों को दे देता हूं। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा।
जी। तो देखिए फ्रेंड्स, नांगल डैम या भाखड़ा नांगल डैम सतलज नदी के ऊपर में है, ठीक है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है, सरदार सरोवर डैम इंदिरा गांधी सागर डैम नर्मदा नदी के ऊपर में है, ठीक है। हीराकुंड डैम जो है आप लोगों का फ्रेंड्स महानदी के ऊपर में है। नागार्जुन सागर डैम कौन से नदी पर है? नागार्जुन सागर डैम की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये कृष्णा नदी के ऊपर में है, मिलेगा आप लोगों को कृष्णा नदी पर, ना कि गोदावरी नदी के ऊपर में, ठीक है। तो ये कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर डैम, प्लीज इसको थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना था, ठीक है। आप लोगों के लिए, ठीक है, कृष्णा नदी के ऊपर में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये यहाँ पर में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर है ये, ठीक है। कृष्णा नदी जो है वो बॉर्डर बनाती है थोड़ी सी कुछ जगहों के ऊपर में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ऊपर में, तो उसकी बॉर्डर पर स्थित है, बिल्कुल एग्जैक्टली बॉर्डर पर, ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर के ऊपर में, ठीक है। कृष्णा नदी पर कौन सा वाला डैम? नागार्जुन सागर डैम। तो लिख दीजिए आप लोग, नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी के ऊपर में स्थित है। और ये चारों के चारों आप लोग लिख लीजिए। और एक एक काम करना है आप लोगों ने, आप लोग क्या करोगे, ठीक है, इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछोगे नीचे में, ठीक है, अपने साथियों से। जब आप पढ़ रहे होंगे तो नीचे में क्वेश्चंस पूछते रहिएगा आप लोग अपने अपने साथियों से, ठीक है, ताकि वो लोग आंसर करें, आप लोग उनसे पूछे, आपको भी समझ में आएगी किस प्रकार से जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब कुछ, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में हमारे एक क्वेश्चन ये इस प्रकार का भी बन सकता है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को इमरजेंसी के आर्टिकल्स के बारे में बताया। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, 1000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए जल्दी जल्दी से। पिंटू कुमार जी, हिंदी में 8 नंबर है, जनरल में 74 है। अभी जो है आप फाइनल वाली तो आने दीजिए पहले, आपका फाइनल वाली, उसके बाद में तो होगा आपका। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 352 के तहत, ठीक है, आप क्या करते हो, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल नंबर 356 के तहत राष्ट्र जो आर्टिकल नंबर 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, और आर्टिकल नंबर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी 352 की जोड़ी जो है ये लगेंगी आपकी 2 के साथ, 356 की जो जोड़ी है वो लगेंगी 1 के साथ आप लोगों की। तो ये गलत है, उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, ठीक है। और अनुच्छेद 360 जो है वो आपको वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहां पर मैं जब क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोगों में से कई सारे लोगों ने जो है आंसर लगाया सी, जबकि सी गलत है। आप लोगों का आंसर होगा बी, क्योंकि आपसे पूछा गया कि कौन सा गलत ढंग से मेल खाता है। यहां पर मैं जिसने ध्यान दिया होगा वो ये क्वेश्चन कर पाया होगा, ठीक है। और कितने परसेंट लोगों ने आंसर दिया पता है? 42% लोगों ने केवल। और उसके अलावा 31% लोग हैं जिन्होंने सी आंसर लगाया। 31% लोग जो इसमें कंफ्यूज हो गए थे। देखिए, तो ये कितना बड़ा नंबर है यहां पर में। तो आप लोग देख पा रहे हो कि इस तरीके से इनकरेक्टली या करेक्टली जो पूछा जाता है उस पर भी ध्यान दिया कीजिए आप सभी लोग, ओके। और इसके लिए ही आप लोगों की जो है फ्रेंड टेस्ट वगैरह ली जा रही है कंटिन्यूअसली। हम लोग जो है आप लोगों के लिए टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों की एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें भी हम जितनी भी इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे और चीजें हो रही है, और ज्यादा एनहांसमेंट करते जा रहे हैं, एनहांसमेंट करते जा रहे हैं आप लोगों की, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन अब इसका आंसर कर दीजिए, ठीक है। एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था तो डायरेक्टली मैंने उठा लिया, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। आंसर कर दीजिए डायरेक्ट डायरेक्ट। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और विधान परिषद की समाप्ति, जो बच्चा स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहा है वो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा, ठीक है। 75% लोगों ने अब तक सही आंसर दिया है, 75%, ठीक है। उस समय जब मैंने पूछा था तो बहुत कम लोगों ने आंसर दिया था, लेकिन अब 75% लोग जो है वो सही आंसर कर रहे हैं। तो 75% लोगों का आंसर सही है आर्टिकल नंबर 169 के तहत,